सोने से पहले मैंने अपने बेटे और बहू के बीच एक अजीब बातचीत सुनी। थैंक्स गिविंग के बाद वह सीधे वृद्धाश्रम जाएगा। मैंने दरवाजा खोला और चिल्लाया, जाने से पहले मैं तुम्हें एक खास फिल्म दिखाता हूं। और जब मैंने टीवी पर प्ले बटन दबाया, मेरी बहू बेहोश हो गई। मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। मेरी कहानी को अंत तक सुनो और टिप्पणी करो कि तुम किस शहर से देख रहे हो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी कहानी कितनी दूर तक पहुंची है। मेरा नाम एडवर्ड है और मैं 67 साल का हूं। 2 साल पहले मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ खो दिया है, जब मेरी प्रिय पत्नी माया कैंसर से गुजर गई। लेकिन मैं गलत था। मैंने तब सब कुछ नहीं खोया था। मैं जो थोड़ी बहुत चीजें रखता था वो भी खोने वाला था, और ये उन लोगों से आ रहा था जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये थैंक्स गिविंग की रात थी और मैं अपने चप्पलों में हॉलवे में चल रहा था, रसोई की ओर अपने शाम के हल्दी दूध के लिए। यह रूटीन मेरे लिए पवित्र हो गया था जब से माया ने मुझे छोड़ दिया। वह हर रात मेरे लिए इसे बनाती थी, उसमें मेरी पसंद के अनुसार थोड़ा सा शहद डालकर। अब मैं इसे खुद बनाता था। यह एक छोटा सा अनुष्ठान था जो उसकी याद को जिंदा रखता था। घर में शांति थी, सिवाय बैठक से आ रही आवाजों के हल्के मरमर्स के। मेरे बेटे लियान और उसकी पत्नी अवनी गंभीर बातचीत कर रहे थे। मैं सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी आवाजें हॉलवे में फैल गईं और अवनी की टोन ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। थैंक्स गिविंग के बाद वह सीधे वृद्धाश्रम जाएगा, उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी और तथ्यात्मक थी। मैंने सूर्योदय निवास से बात कर ली है। उनके पास अगले हफ्ते एक जगह है। मेरा खून जम गया। मैं दीवार से चिपक गया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि वे दूसरे कमरे से इसे सुन सकते हैं। क्या तुम इस समय पर सुनिश्चित हो? लियान की आवाज हेजिटेंट थी, लेकिन असहमत नहीं, बस लॉजिस्टिक्स के बारे में चिंतित। अगर वह सवाल पूछे। अवनी ने एक तेज हंसी निकाली जिसमें कोई गर्मी नहीं थी। वह क्या करेगा लियान? वह पूरी तरह से हम पर निर्भर है। इसके अलावा हमने काफी धैर्य रखा है। तुम्हारा पिता पूरा मेहमान कमरा लेता है और मुझे उसके चारों ओर चलने में थकान हो रही है। ये घर 3 वयस्कों के लिए बहुत छोटा है। लेकिन उसने हमें इस घर की डाउन पेमेंट में मदद की थी, लियान ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में विश्वास की कमी थी। 25 नशोजरोहर अवनी। ये उसकी जीवन की बचत थी और हम इसके लिए आभारी हैं, उसने सहजता से जवाब दिया। इसीलिए हम उसे सड़क पर नहीं छोड़ रहे हैं। सूर्योदय निवास एक अच्छा स्थान है, साफ, पेशेवर स्टाफ। वह वहां बेहतर रहेगा। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में हाथ डालकर मेरे दिल को निचोड़ दिया हो। 25 मेरी जीवन की बचत, जो मैंने 43 सालों में स्टील मिल में काम करके इकट्ठा की थी। वह पैसा जो माया और मैंने अपने रिटायरमेंट, आपातकालों और अपने परिवार के भविष्य के लिए बचाया था। मैंने इसे उन्हें खुशी खुशी दिया था जब उन्होंने कहा था कि वे इस घर को खरीदने में संघर्ष कर रहे हैं। उसके बाकी पैसे का क्या? लियान ने पूछा। उसका पेंशन, उसका सामाजिक सुरक्षा, पावर ऑफ अटॉर्नी, याद है? अवनी की आवाज अब लगभग ललचाती थी। जब वह सुविधा में जाएगा और हम साबित कर सकें कि उसे पूर्णकालिक देखभाल की जरूरत है, हम उसकी सभी वित्तीय व्यवस्थाएं संभाल सकते हैं। पेंशन अकेले में 1,800 प्रति माह है। उसके सामाजिक सुरक्षा के साथ यह लगभग $3,000 मासिक है, जिसे हम इस घर के लिए उपयोग कर सकते हैं। दीवारें मेरे चारों ओर संकुचित होती जा रही थीं। मुझे गिरने से रोकने के लिए दरवाजे के फ्रेम को पकड़ना पड़ा। ये लोग, मेरा बेटा और उसकी पत्नी, केवल मुझे छोड़ने की योजना नहीं बना रहे थे, वे मुझसे चोरी करने की योजना बना रहे थे। वे मुझे किसी सुविधा में रखने और मेरे पास मौजूद हर पैसे पर नियंत्रण हासिल करने की योजना बना रहे थे। मुझे कभी कभी इसके लिए बुरा लगता है, लियान ने मर्मज्ञ स्वर में कहा। बुरा मत मानो, अवनी ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हारे पिता का अपना जीवन था। उसने तुम्हें पाला, उसकी शादी थी, उसकी करियर था। अब हमारी बारी है। हम युवा हैं लियान। हमें अपने जीवन का आनंद लेने का हक है, बिना किसी बूढ़े आदमी के चारों ओर घूमने के, जो हर जगह अपनी दवाइयां छोड़ता है और हर सुबह 1 घंटे के लिए बाथरूम में कब्जा करता है। बूढ़ा आदमी, यही मैं उनके लिए था।
न कि लियान का पिता, न कि वह आदमी जिसने उसकी कॉलेज शिक्षा के लिए डबल शिफ्ट में काम किया, न कि वह आदमी जिसने उसकी शादी में उसे छल कर दिया क्योंकि उसका अपना पिता जब वह 12 साल का था उसे छोड़ दिया था। बस एक बूढ़ा आदमी जो जगह घेर रहा था। मैं उस हॉलवे में अपने पजामे और पुराने चप्पलों में खड़ा था। अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इससे छोटा महसूस नहीं किया। विश्वासघात केवल लियान के शब्दों या अवनी की ठंडक नहीं थी। यह एहसास था कि मैं पिछले 2 सालों से एक झूठ जी रहा था। हर मुस्कान, हर कैसा रहा तुम्हारा दिन पिता, हर हम तुमसे यहां होने के लिए बहुत खुश हैं। एक प्रदर्शन था। कागजात पहले से ही साइन हो चुके हैं, अवनी ने जारी रखा। मैंने उन्हें बताया है कि उसे शुरुआती चरण का डिमेंशिया है और वह अपने लिए निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन उसे डिमेंशिया नहीं है। लियान ने हल्की आवाज में विरोध किया। किसे पता चलेगा? वह बूढ़ा है, वह शोक कर रहा है, वह उलझन में है। सूर्योदय निवास का स्टाफ हमारे जैसे परिवारों के साथ हमेशा काम करता है। भार, यह शब्द मुझ पर एक भौतिक झटके की तरह लगा। मैंने सोचा कि मैंने यहां रहने के बाद से खुद को उपयोगी बनाने के लिए कितनी बार कोशिश की है। मैंने उनके साथ रहने में खुद को समर्पित कर दिया। मैं हफ्ते में 3 रातें खाना बनाता था। मैंने बगीचे को हमेशा साफ सुथरा रखा। हर दूसरी हफ्ते अपनी पेंशन की रकम से किराने का सामान खरीदता था। मैंने उनके पुराने बिगड़ैल हीटर की देखभाल की और घर में हर लीक हो रहे नल और चीखते दरवाजे को ठीक किया। मुझे लगा कि मैं योगदान दे रहा हूं। मुझे लगा कि मैं अपनी जगह बना रहा हूं। लेकिन अवनी के लिए मैं सिर्फ एक बोझ था। हम उसे कब बताएंगे? लियान ने पूछा। हम नहीं बताएंगे, अवनी ने दृढ़ता से कहा। सोमवार सुबह उठते हैं, उसके सामान को पैक करते हैं और उसे वहां छोड़ देते हैं। साफ सुथरा ब्रेक। कोई नाटक नहीं, कोई बहस नहीं, कोई गिल्ट ट्रिप नहीं। सोमवार रात तक यह घर फिर से हमारा होगा। मैं और अधिक सुन नहीं सका। मेरे पैर जैसे जवाब देने लगे थे और मुझे अपने कमरे में वापस जाना था इससे पहले कि वे मुझे सुन लें। मैं धीरे धीरे हॉल में चला गया। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में चल रहा हूं। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैंने दरवाजा जितना हो सके चुपचाप बंद किया और अपने बिस्तर के किनारे भारी मन से बैठ गया। वह कमरा अचानक मेरे लिए अलग दिखने लगा। यह मेरा कमरा नहीं था। मैंने महसूस किया कि यह उनका मेहमान कमरा है। मैं बस एक अस्थायी निवासी था और मेरा समय खत्म हो चुका था। मैंने अपने सामान की ओर देखा। रात की टेबल पर माया की तस्वीर, मेरे कपड़े अलमारी के आधे हिस्से में लटके हुए, मेरी दवाइयां और ड्रेसर पर सजी हुई। 2 सालों की मेहनत एक नई जिंदगी बनाने में, और अब सब कुछ सूर्योदय निवास में भेजा जाने वाला था। लेकिन जैसे ही मैं अंधेरे में बैठा था, दुख और विश्वासघात के साथ कुछ और उभरने लगा। ये गुस्से की छोटी सी चिंगारी के रूप में शुरू हुआ, जो हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि मैं बेबस हूं। उन्होंने सोचा कि मैं बस एक भ्रमित बूढ़ा आदमी हूं जो उनके निर्णयों के साथ चलने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि वे किससे सामना कर रहे थे। मैंने 43 साल स्टील मिल में बिता दिए, यह सब सहन करके। मैंने लियान को एकल पिता के रूप में बड़ा किया जब उसकी मां का निधन हुआ, बिना हार माने। और मैं निश्चित रूप से किसी चालाक औरत और अपने कमजोर इरादों वाले बेटे को मेरी जिंदगी और मेरी गरिमा छीनने नहीं दूंगा, बिना किसी संघर्ष के। लियान और अवनी ने एक बड़ा गलती की थी। उन्होंने समझा कि मैं असहाय हूं। कल धन्यवाद का दिन था और उन्हें यह नहीं पता था कि मैं उन्हें किस तरह का भोज देने वाला हूं। उस रात मैं मुश्किल से सोया। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद कीं, मैं अवनी की आवाज सुनता था, बोझ और बूढ़ा आदमी। सुबह 5 बजे मैंने सोने की कोशिश छोड़ दी और खिड़की के पास अपनी कुर्सी पर बैठ गया, उस पड़ोस की ओर देखते हुए जहां मैं उनकी मदद से आया था। ये घर, ये खूबसूरत 2 मंजिला कॉलोनियल जिसमें घेरा वाला बरामदा और बड़े ओक के पेड़ हैं, यह सब मेरी वजह से था। यह सिर्फ पचीत्याज $1,000 की डाउन पेमेंट नहीं थी जो माया और मैंने बचाई थी। मैंने पिछले 2 वर्षों में कई वीकेंड यहां सुधारने, बनाए रखने में बिताए थे। मैंने ऊपर के बाथरूम में पूरी प्लम्बिंग बदल दी थी। जब पुराने इलेक्ट्रिकल काम से चिंगारियां निकलने लगीं
तो मैंने रसोई की वायरिंग को फिर से किया। मैंने हर कमरे को रंगा सिवाय उनके मास्टर बेडरूम के। मैंने इस घर को अपने परिवार के लिए एक घर बनाने में अपना खून, पसीना और बचत लगा दी, और वे मुझे कल से फेंकने की योजना बना रहे थे जैसे मैं कल का समाचार पत्र हूं। जब मैं वहां बैठा था, गुस्सा जो रात में शुरू हुआ था वह अब कुछ ठोस और केंद्रित में बदलने लगा। मैंने लियान के बारे में सोचना शुरू किया, जब वह बड़ा हो रहा था और तब चीजें कितनी अलग थीं। उसकी मां का निधन जब वह 16 साल का था। कैंसर, बिल्कुल माया की तरह। मैं 34 साल का था, मिल में काम कर रहा था और अचानक एक ग्रीविंग किशोर को अकेले बड़ा करने की कोशिश कर रहा था। मैं दोबारा शादी कर सकता था। भगवान जानता है कि कई महिलाएं रुचि रखती थीं, लेकिन लियान अपनी मां को खोने के बाद इतना टूट गया था कि मैं किसी नए को हमारे जीवन में लाने का सोचना भी नहीं चाहता था जो उसकी स्थिति को नहीं समझेगा। इसलिए मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस पर केंद्रित की। मैंने उसकी कॉलेज की फीस के लिए अतिरिक्त शिफ्टें की। मैंने हर वीकेंड 6 घंटे की यात्रा की क्योंकि वह घर की याद में संघर्ष कर रहा था। मैंने अवनी से उसकी शादी के लिए 15,000 सियाज खर्च किए, जो कि मेरी बचत को लगभग खत्म कर दिया। अब मैं उस शादी के दिन को स्पष्ट रूप से याद करता हूं। अवनी ने महंगे स्थान, महंगे फूल, सब कुछ महंगा मांग किया। लियान मेरे पास आया, शर्मिंदा लेकिन डेस्परेट। पूछा कि क्या मैं मदद कर सकता हूं। बस तब तक जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, डैड। उसने कहा, अवनी के परिवार को एक खास तरह की शादी की उम्मीद है। तब भी मुझे चेतावनी के संकेत देखने चाहिए थे। अवनी का परिवार उम्मीद करता था, लेकिन वे भुगतान नहीं कर रहे थे। हमेशा किसी और की जिम्मेदारी होती थी कि अवनी की उम्मीदों को पूरा करे। लेकिन मैंने हां कहा क्योंकि मैं अपने बेटे से प्यार करता था और मैं उसे खुश देखना चाहता था। मैंने माया और मैंने जो छोटा निवेश खाता बनाया था उसे खत्म कर दिया। मैंने लियान को 15 ज़नाइदान की रोज़ाराज़ान का चेक दिया। मैंने अपने आप से कहा कि यह उसके शादी के दिन मुस्कान देखने के लिए काबिल था। अब मुझे सच्चाई समझ में आई। मैंने लियान की खुशी नहीं खरीदी थी, मैंने अवनी की अस्थायी स्वीकृति खरीदी थी, और तब से घड़ी चल रही थी। मैंने पिछले 2 वर्षों के बारे में सोचा, उनके साथ इस घर में बिताए पल, सभी छोटे क्षणों को जिन्हें मैंने प्यार और देखभाल के रूप में देखा। अब मैं उन्हें अलग नजरिए से देख रहा था। अवनी ने हर रात मुझे रात के खाने के लिए शामिल होने पर जोर दिया। मैंने सोचा कि वह मुझे अपने परिवार में शामिल करना चाहती है। अब मुझे समझ में आया कि वह मुझ पर नजर रख रही थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं ज्यादा स्वतंत्र न हो जाऊं या बाहरी दोस्तों के साथ न मिलूं। जब लियान ने सुझाव दिया कि मैं उनके साथ रहूं, बजाय इसके कि मैं माया के साथ साझा किए गए अपार्टमेंट में रहूं, मैंने सोचा कि वह मेरे बारे में सोच रहा है। अब मैंने समझा कि वह मुझे उन पड़ोसियों से दूर ले जाना चाहता था जो मुझे जानते थे, मेरी दिनचर्या से, मेरी स्वतंत्रता से। जब उन्होंने मुझे अपनी बैंक खाता में उनके नाम डालने के लिए कहा, केवल आपात स्थितियों के लिए, मैंने सोचा कि वे मेरी भविष्य की योजना बनाने में मदद कर रहे हैं। अब मुझे पता था कि वे मुझे लूटने की योजना बना रहे थे। सबसे बुरा यह था कि मैं यह समझ गई कि उन्होंने मुझे कैसे अलग थलग कर दिया था। मेरे पुराने अपार्टमेंट में मेरी पड़ोसी श्रीमती रॉड्रिग्स हर दिन मुझ पर नजर रखती थीं। मैं हर मंगलवार अपने पुराने काम के दोस्त फ्रैंक के साथ कॉफी पीती थी। मेरे पास अपनी दिनचर्याएं थीं, मेरी स्वतंत्रता थी, मेरी गरिमा थी। यहां मेरे पास केवल वही था जो उन्होंने मुझे रखने की अनुमति दी थी। लेकिन उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने सोचा था कि 2 साल की साजिश ने मुझे बेबस बना दिया है, लेकिन वे मेरे बारे में एक महत्वपूर्ण बात भूल गए थे। मैं 67 साल की हो सकती हूं, लेकिन मैं कोई बुजुर्ग मूर्ख नहीं थी। मैंने 20 साल तक स्टील मिल में 30 पुरुषों की एक टीम का प्रबंधन किया था। मैंने यूनियन प्रतिनिधियों और प्लांट प्रबंधकों के साथ बातचीत की थी। मैंने समस्याओं का समाधान किया, संकटों का प्रबंधन किया और ऐसे निर्णय लिए जो लोगों की आजीविका को प्रभावित करते थे। ये कौशल केवल इसलिए नहीं गायब हो गए क्योंकि मैं सेवानिवृत्त हो गई थी। मैंने चुपचाप कपड़े पहने और नीचे जाने लगी।
लियान और अवनी अभी भी सो रहे थे, जिसने मुझे सोचने और योजना बनाने का समय दिया। मैंने अपना कॉफी बनाया और रसोई की मेज पर एक नोटपैड के साथ बैठ गई, जैसे मैं जब मिल में किसी समस्या पर काम कर रही होती थी। पहले मुझे जानकारी की जरूरत थी। मैं लियान के होम ऑफिस गई, जहां उसने सभी घरेलू फाइलें रखी थीं। मैंने उनकी फाइलिंग प्रणाली को व्यवस्थित करने में मदद की थी जब वे पहली बार यहां आए थे, इसलिए मुझे पता था कि सब कुछ कहाँ है। मुझे पिता के दस्तावेज नामक फोल्डर मिला और मेरा पेट मरोड़ने लगा। अंदर ऐसी कागजात थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज जिन पर मेरे हस्ताक्षर थे, लेकिन मुझे याद नहीं था कि मैंने उन पर हस्ताक्षर किए थे। चिकित्सा मूल्यांकनों में कहा गया था कि मुझे प्रारंभिक चरण का डिमेंशिया है, जिस पर एक डॉक्टर ने हस्ताक्षर किए थे जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। और सबसे बुरा, सूर्योदय निवास के लिए प्रवेश पत्र जिसमें मेरी जानकारी भर दी गई थी और एक जमा राशि पहले से ही चुकाई गई थी। मेरी हाथों में कंपन हो रहा था जब मैंने सब कुछ पढ़ा। उन्होंने यह योजना केवल कुछ हफ्तों के लिए नहीं बनाई थी। वे इसे महीनों से, शायद उससे भी अधिक समय से सेट कर रहे थे। हर बार जब अवनी ने मुझे मेरे मेमोरी मुद्दों के लिए एक नए डॉक्टर से मिलने का सुझाव दिया, वह उनके झूठ का समर्थन करने के लिए कागजी सबूत बना रही थी। मैंने अपने फोन से हर दस्तावेज की तस्वीर ली। माया ने मुझे यह स्मार्टफोन मेरे 65वें जन्मदिन पर दिया था और उसने मुझे कैमरा कैसे इस्तेमाल करना है यह सिखाया था। आपको कभी नहीं पता कि आपको किसी चीज का सबूत कब चाहिए, उसने हंसते हुए कहा था। काश उसने यह जान लिया होता कि वह कितनी सही थी। फिर मैंने उनके वित्तीय दस्तावेजों की जांच की। लियान हमेशा कागजों को बाहर छोड़ने में लापरवाह रहा है और मैंने उसके डेस्क पर एक ढेर में उनके बैंक स्टेटमेंट्स पाए। जो मैंने देखा उससे मेरा खून उबाल गया। वे मेरे डाउन पेमेंट के पैसे को लग्जरी खरीदों पर खर्च कर रहे थे। पिछले महीने नापा वैली के लिए $5,000 की वीकेंड छुट्टी, अवनी की नई कार, एक BMW जो मैंने मिल में 6 महीने में जितना कमाया उससे ज्यादा की थी, लियान की गोल्फ क्लब सदस्यता जो महीने में $800 की थी। उन्होंने मेरी जीवन की बचत को लिया और इसे एक ऐसे जीवन शैली को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और अब वे मेरी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को लेकर पार्टी चलाने की योजना बना रहे थे। मैंने उन दस्तावेजों की भी तस्वीरें लीं, लेकिन असली खोज तब हुई जब मैंने अवनी का व्यक्तिगत फोन पाया, जिसे उसने रसोई की काउंटर पर चार्जिंग पर छोड़ा था। मुझे उसका पासकोड पता था क्योंकि मैंने उसे दर्ज करते हुए कई बार देखा था। यह लियान का जन्मदिन था। उसके टेक्स्ट संदेशों ने पूरी कहानी बताई। उसकी बहन के साथ बातचीत कि लियान का पिता आखिरकार एक होम में जा रहा है और उन्हें अब कुछ गोपनीयता मिलेगी। किसी नाम के रिक के साथ संदेश जो मुझे असहज कर गए। उनके विशेष दोस्ती के बारे में बात करते हुए और कैसे वह मेरी अनुपस्थिति में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र होगी। और सबसे गंभीर बात, सूर्योदय निवास में किसी से बातचीत जिसमें मेरे व्यवहारिक मुद्दों और आक्रामक प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा की गई थी, जो मुझे शांत और अलग-थलग रखने के लिए उचित ठहराती थी। वे केवल मुझसे चोरी करने की योजना नहीं बना रहे थे, वे मुझे दवा देकर अपने नियंत्रण में रखने की योजना बना रहे थे। मैंने सब कुछ के स्क्रीनशॉट सेव किए और उन्हें अपने फोन पर भेज दिया। फिर मैंने उसके फोन से अपने जासूसी के सबूत हटा दिए। जब मैं उनकी रसोई में बैठी थी, उनके विश्वासघात के सबूतों के बीच, मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने सालों से नहीं महसूस किया था। उद्देश्य, ध्यान, वही भावना जो मुझे मिल में संकट के समय मिलती थी जब सभी लोग समाधान के लिए मेरी ओर देखते थे। लियान और अवनी ने सोचा कि वे एक भ्रमित, बेबस बुजुर्ग आदमी के साथ काम कर रहे हैं। वे यह सीखने वाले थे कि उन्होंने गलत व्यक्ति के साथ लड़ाई की है। कल थैंक्सगिविंग था और मैं उन्हें एक ऐसा भोजन देने वाली थी जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। थैंक्सगिविंग की सुबह धूसर और ठंडी थी, हल्की बूंदाबांदी के साथ जो मेरे मूड के साथ पूरी तरह मेल खाती थी। मैंने जल्दी उठकर हमेशा की तरह रसोई में अपना कॉफी बनाया, जबकि लियान और अवनी सो रहे थे।
मैंने महीनों में पहली बार पूरी तरह से शांत महसूस किया। यह जानने में कुछ लिबरेटिंग है कि आप ठीक कहाँ खड़े हैं, भले ही वह जगह एक खाई के किनारे हो। मैंने पिछले दिन ज्यादातर तैयारी में बिताया और अब सब कुछ तैयार था। आज इस परिवार का अंतिम दिवाली त्योहार होगा जो वे एक साथ मनाएंगे। हालांकि लियान और अवनी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। सुबह 7 बजे मैं रसोई में टर्की बनाने लगा। अवनी ने मुझे हफ्तों पहले खाना पकाने का काम सौंपा था, जो उस समय ऐसा लगा था जैसे वह मुझे पारिवारिक परंपराओं में शामिल कर रही है। अब मुझे इसका अर्थ अलग समझ में आया। वह चाहती थी कि मैं काम करूं, जबकि वह एक सुंदर त्योहार के भोजन का श्रेय ले। वास्तव में यह सही था। एक आखिरी बार सब कुछ करते हुए, जबकि वे इसके लाभ का आनंद लें। मैंने 20 पाउंड के पक्षी को माया के नुस्खे से भरा, जिसे मैं 30 साल से बना रहा था। काम करते हुए मैं उन सभी दिवाली के त्योहारों के बारे में सोच रहा था जिन्हें माया और मैंने लियान के बड़े होने के दौरान मनाया था। हमारा छोटा सा अपार्टमेंट रसोई टर्की को भी ठीक से समेट नहीं सकता था, लेकिन हम लियान और उसके दोस्तों को खाना खिलाने में सफल होते थे, जिन्हें वह कॉलेज से घर लाना चाहता था। वे असली पारिवारिक भोजन थे, हंसी और सच्चे आभार से भरे। ये कुछ और ही होगा। लगभग 9 बजे लियान अपने पजामे में नीचे आया, ऊंघते हुए और कॉफी की तलाश में। वह थोड़ा नर्वस लग रहा था, जो मुझे बताता था कि वह सोमवार की योजना के बारे में सोच रहा था। अच्छा, उसे नर्वस होना चाहिए। सुप्रभात पिताजी, उसने कहा सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए। टर्की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे आपकी मां बनाती थी, मैंने आलू छीलते हुए कहा। वह हमेशा कहती थी कि दिवाली परिवार के लिए आभारी होने के बारे में है। मैंने उसे उस पर थोड़ा चौंकते हुए देखा। लियान हमेशा एक बेकार झूठा रहा है, बचपन से ही। वह यह अपनी मां से पाया था, जो अपनी जान बचाने के लिए भी एक राज नहीं रख सकती थी। यह उन चीजों में से एक थी जो मुझे उससे प्यार था। हाँ, लियान ने बुदबुदाते हुए कहा, अपनी कॉफी डालते हुए। मां हमेशा सब कुछ खास बनाती थी। उसने ऐसा किया, मैंने सहमति दी। उसने मुझे भी सिखाया कि परिवार की वफादारी सब कुछ होती है, कि आप अपने प्रिय लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। लियान का हाथ थोड़ी सी हिल रहा था जब उसने अपने कॉफी कप को उठाया, और मुझे पता था कि मेरे शब्द उनके लक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। उसने खुद को माफ किया और ऊपर चला गया, शायद अवनी को रिपोर्ट करने के लिए कि मैं अजीब व्यवहार कर रहा था। उसे जाने दो। आज मैं चाहता था कि वे दोनों सतर्क रहें। लगभग 10:30 बजे अवनी बाहर आई, एक क्रीम रंग की स्वेटर पहने हुए, जो शायद मेरे मासिक पेंशन से भी ज्यादा महंगा था। उसने अपने बाल और मेकअप इस तरह किया था जैसे हम मेहमानों की उम्मीद कर रहे हों, जबकि हमारे बीच केवल हम 3 ही थे। मैंने महसूस किया कि अवनी के हर चीज में प्रदर्शन था, यहां तक कि मेरे बेटे से उसकी शादी भी एक और शो थी। एडवर्ड, तुम व्यस्त हो? उसने कहा, उस नकली मुस्कान के साथ जो उसने परिपूर्ण कर ली थी, रसोई की जांच करते हुए। सब कुछ अद्भुत लग रहा है। मैं चाहता था कि आज खास हो, मैंने कहा, उसकी आंखों में सीधे देखते हुए। मुझे लगता है कि यह यादगार होने वाला है। उस पर उसके चेहरे पर कुछ झिलमिलाया, एक पल की अनिश्चितता, लेकिन वह जल्दी ही संभल गई और टेबल सेटिंग के साथ झगड़ने लगी, बिना किसी जरूरत के चीजों को फिर से व्यवस्थित करते हुए। नर्वस ऊर्जा, मैंने महसूस किया कि वह भी दबाव महसूस कर रही थी। बिल्कुल। जब वे दोनों घर में घूम रहे थे, यह दिखाते हुए कि सब कुछ सामान्य है, मैंने अपनी अंतिम तैयारियां की। मैंने रात को बैठक में एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर छिपाया था, जो अवनी के सजावटी तकिए के पीछे रखा था। मैंने अपने बेडरूम में अपना लैपटॉप भी सेट किया, जो उस टेलीविजन से जुड़ा था जो लियान ने पिछले क्रिसमस पर वायरलेस सिस्टम के माध्यम से स्थापित किया था। सब कुछ तैयार था। खाना अपने आप में तनावपूर्ण था, हालांकि मुझे नहीं लगता कि लियान और अवनी को यह कितना स्पष्ट था। वे लगातार एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और अवनी बातचीत को सुरक्षित विषयों की ओर ले जा रही थी, जैसे मौसम और लियान का काम। उनमें से किसी ने भी सप्ताहांत की योजनाओं का उल्लेख नहीं किया, जो कि बताने वाला था। सामान्यतः
अवनी पूरे भोजन के दौरान अपने ब्लैक फ्राइडे की खरीदारी की रणनीति पर चर्चा करती। यह बहुत स्वादिष्ट है पिताजी, लियान ने कहा अपने टर्की में काटते हुए। आपने वास्तव में अपने आप को साबित कर दिया। मैं चाहता था कि सब कुछ परफेक्ट हो, मैंने कहा। आखिरकार यह हमारी आखिरी पारिवारिक रात्रिभोज हो सकती है। दोनों वहां फ्रीज हो गए। अवनी की कांटा उसके मुंह की ओर आधे रास्ते पर रुक गया और लियान का चबाना रुक गया। आपका क्या मतलब है? अवनी ने ध्यान से पूछा। मैंने निर्दोषता से कंधे उचका दिए। ओह, बस इतना कि त्योहार व्यस्त होते हैं, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, कभी कभी परिवार एक दूसरे से बिना समझे दूर हो जाते हैं। यह हमारे साथ नहीं होने वाला है, लियान ने जल्दी कहा। हम परिवार हैं, हम एक साथ रहते हैं। उन शब्दों का विडंबना जो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रहे थे जो 48 घंटों में मुझे छोड़ने की योजना बना रहा था, सहन करना लगभग असंभव था। लेकिन मैंने अपना चेहरा तटस्थ रखा। बिल्कुल, मैंने कहा, परिवार सब कुछ है। रात के खाने के बाद हम बैठक में कॉफी और कद्दू की पाई के लिए चले गए, जिसे मैंने खुद बनाया था। यह यही था, यह वह क्षण था जिस पर मैं पूरे दिन काम कर रहा था, मैंने कहा, अपने कुर्सी में बैठते हुए और कॉफी पीते हुए। मैं हाल ही में परिवार की यादों के बारे में बहुत सोच रहा हूं, सच्चाई को बनाए रखने के महत्व के बारे में। अवनी और लियान सोफे पर बैठे थे, दोनों इंक्रीसिंगली असहज लग रहे थे। सच्चाई? अवनी ने पूछा। हां, मैंने कहा, टेलीविजन रिमोट की ओर बढ़ते हुए। कभी कभी लोग चीजों को याद करते हैं, एडवर्ड ने कहा। मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसे नहीं हुई जैसे तुम सोचते हो, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण बातचीत के अच्छे रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है। लियान का चेहरा पीला पड़ गया। पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर मैं आपको बस दिखा दूं, एडवर्ड ने कहा और टेलीविजन चालू कर दिया। स्क्रीन पर उसका लैपटॉप डेस्कटॉप दिखाई देने लगा। मैंने पिछले रात सब कुछ एक स्पष्ट और चौंकाने वाली प्रस्तुति में व्यवस्थित करने में घंटे बिताए थे। सबसे पहले एक फोल्डर खुला जिसका नाम था सबूत। यह क्या है? अवनी ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज पहले से ही कांप रही थी। यह, एडवर्ड ने शांत स्वर में कहा, हमारे परिवार की सच्चाई है। उसने पहले फाइल पर क्लिक किया और उनकी बातचीत का ऑडियो टेलीविजन स्पीकरों से बजने लगा। थैंक्सगिविंग के बाद वह सीधे वृद्धाश्रम चले जाएंगे। मैंने सूर्योदय निवास से बात की है, उनके पास अगले हफ्ते जगह है। लियान का कॉफी कप उसके हाथ से फिसलकर फर्श पर टूट गया। अवनी का चेहरा सुनहरा पड़ गया जब उसने अपनी आवाज को सुना, जिसमें वह एडवर्ड के व्यवहारिक मुद्दों और उसे नियंत्रित करने के लिए दवा देने की योजना के बारे में बात कर रही थी। इसे बंद करो, उसने फुसफुसाया। ओह, लेकिन तो हम तो बस शुरुआत कर रहे हैं, एडवर्ड ने कहा और अगली फाइल पर क्लिक किया। इस बार यह उनके टेक्स्ट मैसेज के स्क्रीनशॉट थे, जिन्हें पढ़ना आसान था। अवनी की अपनी बहन के साथ पुरानी बातों को खत्म करने के बारे में बातचीत, रिक के साथ उसके संबंधों के बारे में संदेश, और यह कि जब मैं संभाल लिया जाऊं तब यात्रा की योजना। लियान के सूर्योदय निवास को भेजे गए ईमेल, जिसमें उसने मेरी मानसिक स्थिति के बारे में झूठ बोला और अगर मैं मुश्किल हुआ तो मुझे सैडेट करने की अनुमति दी। तुम यह नहीं कर सकते, अवनी ने कहा, लेकिन वह अपनी सीट पर झूल रही थी जैसे वह बेहोश होने वाली है। असल में मैं कर सकता हूं, एडवर्ड ने जवाब दिया। यह सब पूरी तरह से कानूनी है। ये मेरे अपने घर में मेरी जिंदगी के बारे में बातों के रिकॉर्ड हैं। मुझे अपने भलाई के खिलाफ खतरों को दस्तावेज करने का पूरा हक है। अगली फाइल पर क्लिक करते हुए उसने उनके बैंक स्टेटमेंट दिखाए कि कैसे उन्होंने मेरी $25,000 की अग्रिम राशि को विलासिता में खर्च किया। सबूत स्पष्ट और अविवादित था। पापा, कृपया, लियान ने शुरू किया, लेकिन एडवर्ड ने अपने हाथ का इशारा किया। मैं खत्म नहीं हुआ, उसने कहा और अंतिम फाइल पर क्लिक किया। यह एक वीडियो था जो उसने उस सुबह रिकॉर्ड किया था। इस कुर्सी पर बैठकर उसने स्पष्टता से समझाया कि लियान और अवनी ने उसके साथ क्या योजना बनाई थी
उसने उनकी मानसिक स्थिति के बारे में झूठ, उनके पेंशन और सामाजिक सुरक्षा चुराने की योजना और उसे वृद्धाश्रम में दवा देने की उनकी मंशा का विवरण दिया। यह वीडियो, उसने कहा जब उसकी रिकॉर्ड की गई छवि स्क्रीन पर बोल रही थी, मेरे वकील, पुलिस और राज्य अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में बुजुर्गों के दुरुपयोग की जांच के लिए भेजा गया है। तभी अवनी टूट गई। उसने एक दबे हुए चीख के साथ सोफे से आगे झुककर फर्श पर गिर गई। लियान उसे पकड़ने के लिए स्क्रैम्बल्ड हुआ, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। एडवर्ड ने नीचे देखा, उसे फर्श पर उसके बेहोश पत्नी को जीवित करने की कोशिश करते हुए, और उसे जैसे एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ा हुआ देखकर उसे केवल ठंडी संतोष का अनुभव हुआ। दिलचस्प बात यह है, उसने बातचीत में कहा, जबकि लियान अवनी के चेहरे को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, मैं सच में जो भी तुम तय करते उसके साथ जाने की योजना बना रहा था। मुझे लगा कि शायद तुम मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में कुछ जानते हो। लियान ने आंखों में आंसुओं के साथ एडवर्ड की ओर देखा। पापा, मुझे खेद है, मैं बहुत खेदित हूं। हम इसे ठीक कर सकते हैं। एडवर्ड ने सिर हिलाया। नहीं बेटे, कुछ बातें ठीक नहीं की जा सकती, लेकिन उनके लिए भुगतान किया जा सकता है। जैसे ही अवनी फर्श पर हिलने लगी, धीरे धीरे एडवर्ड ने खड़े होकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। मुझे फोन कॉल करने और व्यवस्थाएं करने हैं। असली थैंक्सगिविंग का जश्न अब शुरू होने वाला है। उसके बाद की चुप्पी सुनाई देने वाली थी। अवनी बैठक में पड़ी थी। लियान उसके बगल में नीलिंग था, किचन से एक गीला कपड़ा लेकर। वह अब सचेत थी, लेकिन मुश्किल से ही समझ पा रही थी, वकीलों और गलतियों के बारे में बड़बड़ाते हुए। उसका परफेक्ट थैंक्सगिविंग आउटफिट झुर्रियों और गिरती कॉफी के दागों से भरा हुआ था, और उसके ध्यानपूर्वक सजाए गए बाल उसके चेहरे पर गीले तारों की तरह लटके हुए थे। एडवर्ड ने टेलीविजन के पास खड़े होकर रिमोट अपने हाथ में लिए उन्हें देखता रहा। वह अब सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने से थक चुका था। मुझे उसे सोफे पर ले जाने में मदद करो, लियान ने कहा, लेकिन एडवर्ड ने कोई हरकत नहीं की। वह ठीक होगी, उसने कहा, झटका जल्दी उतरता है, मुझ पर विश्वास करो, मुझे पता है। लियान ने अवनी को सोफे के खिलाफ बैठने में मदद की और धीरे धीरे उसकी आंखें एडवर्ड पर केंद्रित हुईं। उसकी नजर में शुद्ध घृणा के साथ एक ऐसा भाव था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, उसने फुसफुसाया। वे मेरी जिंदगी के बारे में निजी बातचीत थी। एडवर्ड ने शांत स्वर में जवाब दिया। मेरे पैसे चुराने और मुझे दवा देने के बारे में मैं कहूंगा कि मुझे हर अधिकार है। यह तुम्हारा घर नहीं है, उसने छिड़कर कहा अपनी आवाज पाते हुए। तुम्हारा नाम दस्तावेज पर नहीं है। एडवर्ड ने उस पर मुस्कुराया। यह महीनों में उसकी पहली सच्ची मुस्कान थी। असल में अवनी, यहीं पर तुम गलत हो, लियान ने भ्रमित होकर पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जब मैंने तुम्हें वह 25,000 रहाल्स की अग्रिम राशि दी तो मैंने सिर्फ तुम्हें पैसे नहीं दिए और चल दिया। मैं तुम्हारे साथ समापन पर गया था, याद है? मैंने भी कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। मैंने अपने योगदान के अनुसार आंशिक मालिक के रूप में संपत्ति में शामिल होने पर जोर दिया था। लियान का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसे याद आया, लेकिन वकील ने वही कहा जो मैंने उससे कहा था कि यह एक पारिवारिक उपहार था, लेकिन कानूनी दस्तावेज एक अलग कहानी बताते हैं। मैं इस घर का 37% मालिक हूं, लियान। तुम इसे मेरी अनुमति के बिना नहीं बेच सकते और तुम मुझे यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। अवनी ने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, थोड़ी झिझक के साथ। यह असंभव है। हम जानते होते, तुम जानते होते, अगर तुम दस्तावेज पढ़ते बजाय इसके कि जहां लियान इशारा करता वहां हस्ताक्षर कर देते। लेकिन तुम मेरे पैसे पर हाथ लगाने के लिए बहुत उत्साहित थे कि विवरण पर ध्यान नहीं दिया। मैं लियान के घर के कार्यालय में गया और एक फोल्डर लेकर लौटा जिसे मैंने पहले निकाला था। अंदर सभी समापन दस्तावेजों की प्रतियां थीं, जिनमें मेरे मालिकाना प्रतिशत को पीले रंग में हाईलाइट किया गया था। 87%। मैंने दोहराया, कागजात को कॉफी टेबल पर रखते हुए।
इसके अलावा चूंकि तुम मेरे पेंशन पैसे का उपयोग पिछले 2 वर्षों से मॉर्टगेज चुकाने के लिए कर रहे हो, उस प्रतिशत में वास्तव में वृद्धि हुई है। मेरे वकील का अनुमान है कि अब मैं इस संपत्ति का लगभग 42% मालिक हूं। लियान कागजात को ऐसे देख रहा था जैसे वे आग पकड़ सकते हैं। लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करता था, मैंने सरलता से कहा। मैंने सोचा था कि हम परिवार हैं। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे सम्मान और गरिमा से पेश आओगे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम मुझसे चोरी करने और मुझे एक संस्थान में रखने की कोशिश करोगे। अवनी अब अपने आप को फिर से संभाल रही थी और इसके साथ ही उसकी क्रूरता भी लौट रही थी। तुम एक चालाक बूढ़े आदमी हो। तुमने हमें धोखा दिया। मैंने अपनी रक्षा की। मैंने ठीक किया। यह कुछ ऐसा है जो मैंने 43 वर्षों तक एक स्टील मिल में काम करते हुए सीखा। उन लोगों से निपटना जो सोचते थे कि वे मुझसे फायदा उठा सकते हैं। वह समय था। वह टेलीविजन की ओर बढ़ी, मेरे हाथ से रिमोट लेने की कोशिश करते हुए। इसे बंद करो, सब कुछ मिटा दो। मैंने इसे उसके पहुंच से आसानी से दूर रखा। अब बहुत देर हो चुकी है, अवनी। सब कुछ पहले ही क्लाउड स्टोरेज पर अपलोड कर दिया गया है और कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया है। यदि तुम मेरा लैपटॉप नष्ट भी कर दो तो सबूत फिर भी मौजूद रहेगा। लियान दस्तावेजों को पढ़ रहा था। उसका चेहरा हर पृष्ठ के साथ और भी सफेद होता जा रहा था। पिताजी, ये सब कुछ बदल देता है। हमें नहीं पता था कि तुम घर का एक हिस्सा मालिक हो। ये कुछ नहीं बदलता, मैंने दृढ़ता से कहा। तुमने अभी भी मुझसे चोरी करने की योजना बनाई थी। तुमने अभी भी डॉक्टरों और वृद्धाश्रमों को मेरे मानसिक स्थिति के बारे में झूठ बोला। तुमने मुझे नशा देने और मेरे वित्त पर नियंत्रण पाने की साजिश की। यह तथ्य कि तुम नहीं समझ पाए कि मैं पलटवार कर सकता हूं, तुम्हारे अपराधों को कम गंभीर नहीं बनाता। अवनी अब इधर उधर चलने लगी। उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे। अपराध? बेवकूफ मत बनो। हम तुम्हारे परिवार हैं। हम तुम्हारा ध्यान रखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में झूठ बोलकर, मुझे नशा देने की योजना बनाकर, मेरे पेंशन की चोरी करके। मैंने अपने सिर को हिलाया। यह देखभाल नहीं है अवनी, यह बुजुर्गों का दुर्व्यवहार है और यह एक गंभीर अपराध है। उस शब्द अपराध का वजन उन दोनों पर एक शारीरिक आघात की तरह पड़ा। लियान अपनी कुर्सी में बैठ गया और अवनी चलना बंद कर दी। तुम्हें क्या चाहिए? लियान ने धीरे से पूछा। मुझे अपनी गरिमा वापस चाहिए, मैंने कहा। मुझे अपनी स्वतंत्रता वापस चाहिए और मुझे तुम दोनों को अपनी जिंदगी से बाहर चाहिए। तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकते, अवनी ने विरोध किया। भले ही तुम घर के एक हिस्से के मालिक हो, हम बहुमत के मालिक हैं। सही, मैंने सहमति दी। लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को बहुत असुविधाजनक बना सकता हूं। यदि तुम स्थानांतरित होने का फैसला करते हो तो मैं किसी भी बिक्री दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता हूं। यदि तुम पुनर्वित्त करना चाहते हो तो मैं अपने हिस्से की मांग कर सकता हूं। मैं जब चाहूं अपने दोस्तों को बुला सकता हूं, क्योंकि यह मेरा घर भी है। मैं अपनी म्यूजिक जोर से चला सकता हूं, जो चाहूं बना सकता हूं, जब चाहूं आ और जा सकता हूं। मैंने एक पल रुका इसे समझाने के लिए, या मैंने जारी रखा, मैं इसे सबके लिए बहुत सरल बना सकता हूं। लियान ने आशा से ऊपर देखा। तुम क्या मतलब है? मैं तुमसे घर का अपना हिस्सा पेशेवर मूल्यांकन के आधार पर उचित बाजार मूल्य पर बेचूंगा। तुम मुझे खरीद सकते हो और मैं तुम्हारी जिंदगियों से हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। अवनी की आंखें संकीर्ण हो गईं। कितने में? मैंने पहले ही घर का मूल्यांकन करवा लिया था। बेशक, मैं पिछले 24 घंटों में व्यस्त था। वर्तमान बाजार मूल्य $380,000 है। मेरा 42% हिस्सा 1,994,600 आता है। लियान ने दम तोड़ दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर तुम्हें आरण लेना होगा या घर बेचना होगा और आय को बांटना होगा। किसी भी तरह तुम्हारे पास अपनी स्वतंत्रता होगी और मेरे पास मेरी। यह जबरन वसूली है। और अवनी ने फुसफुसाया। नहीं, मैंने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, यह व्यापार है।
तुमने अपने जीवन शैली के लिए मेरे पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को चुराने की कोशिश की। इस तरह तुम अपने घर को रख सकते हो और मुझे मेरे निवेश के लिए उचित मुआवजा मिलता है। सभी जीतते हैं। अवनी अब निराश दिख रही थी। वृद्धाश्रम का क्या? हमने पहले ही जमा राशि चुका दी है। यह तुम्हारी समस्या है, मैंने उत्तर दिया। तुम्हें मेरे जीवन के बारे में निर्णय लेने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। लियान अपने हाथों को घूर रहा था, अंततः यह समझते हुए कि उन्होंने क्या किया है। पिताजी, मुझे खेद है। मुझे पता है कि इससे कुछ नहीं बदलता, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना है कि मैं हमारी योजना के लिए शर्मिंदा हूं। क्या तुम हो? मैंने पूछा। या तुम सिर्फ इस बात के लिए शर्मिंदा हो कि तुम पकड़े गए? उसने मेरी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। मुझे इसके लिए खेद है। मुझे खेद है कि मैंने अवनी ने मुझे समझाया कि यही सही कदम है। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। मुझे खेद है कि मैं सब कुछ भूल गया जो तुमने मुझे ईमानदारी और पारिवारिक वफादारी के बारे में सिखाया था। एक पल के लिए मैं लगभग नरम पड़ गया। ये मेरा बेटा था। जिस लड़के को मैंने पाला, उस युवा पर मैंने सब कुछ कुर्बान किया। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसने उस रिकॉर्डिंग में मेरी व्यवहारिक समस्याओं के बारे में बात की थी और मुझे नशे में धुत करने के लिए सहमति दी थी। मैं तुम्हारी माफी की कद्र करता हूं, मैंने अंत में कहा, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। एक बार विश्वास टूटने के बाद उसे शब्दों से नहीं जोड़ा जा सकता। अवनी कई मिनटों तक चुप रही, लेकिन अब उसने अपनी बात रखी। उसकी आवाज ठंडी और गणनात्मक थी। ठीक है, हम तुम्हें बाहर कर देंगे, लेकिन वित्तीय व्यवस्था करने में समय लगेगा। तुम्हारे पास 30 दिन हैं, मैंने कहा। इसके बाद मैं अपने कमरे का किराया लेना शुरू कर दूंगा और मैं नियमित रूप से दोस्तों को बुलाने वाला हूं। याद रखो, यह मेरा घर भी है। 30 दिन पर्याप्त नहीं हैं। लियान ने विरोध किया। यह तुमसे ज्यादा समय है जितना तुम मुझे देने की योजना बना रहे थे, मैंने उसे याद दिलाया। सोमवार की सुबह, याद रखना, उसके सामान पैक करो और उसे सूर्योदय निवास ले जाने की व्यवस्था करो। लियान ने अपने ही शब्दों को सुनकर अचकचा गया। मैंने पहले ही एक वकील से बात की है, मैंने जारी रखा। सब कुछ दस्तावेजीकृत और कानूनी है। अगर तुम मुझे बाहर निकालने या मेरी दैनिक जिंदगी में हस्तक्षेप करने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत आरोप लगाऊंगा। बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार, वित्तीय शोषण, धोखाधड़ी की साजिश। अधिकारियों को ये सब चीजें आजकल बहुत गंभीरता से ली जाती हैं। अवनी मुझे नए नजरिए से देख रही थी, जैसे पहली बार मुझे देख रही हो। तुमने यह सब योजना बनाई थी? मैंने खुद को बचाया, मैंने फिर से कहा। यह कुछ ऐसा था जिसकी तुमने उम्मीद की थी, एक ऐसे आदमी से जो इस दुनिया में से 66 साल जिंदा रहा। दोपहर की धूप बाहर ढल रही थी। बैठक में लंबे साए डाल रही थी। जो एक शांत धन्यवाद दिवस की शाम होनी चाहिए थी, वह किसी युद्ध के बाद की स्थिति जैसी लग रही थी। मुझे लगता है कि ऐसा ही था। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मैंने खड़े होकर कहा। मैं सुझाव देता हूं कि तुम दोनों फोन कॉल करना शुरू करो, बैंकों, बंधक कंपनियों, जो भी करना हो। समय तेजी से बीत रहा है। जैसे ही मैं हॉल की ओर बढ़ा, अवनी ने मुझे पुकारा। तुम इस पर पछताओगे एडवर्ड, परिवार ही तुम्हारे पास बचा है। मैंने दोनों की ओर देखा जो अपनी योजनाओं और झूठों के मलबे में बैठे थे। नहीं अवनी, मैंने धीरे से कहा, परिवार वो था जो मुझे लगा था कि मेरे पास है। जो वास्तव में मेरे पास था वो 2 लोग थे जो मुझे तब तक इस्तेमाल करते रहे जब तक मैं उपयोगी रहा। फर्क यह है कि मैंने आखिरकार फर्क करना सीख लिया। जब मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मुझे अवनी की आवाज सुनाई दी, जो लियान को उसकी मूर्खता और कमजोरी के लिए डांट रही थी। उनकी परफेक्ट शादी अब दबाव में दरारें दिखा रही थी। अच्छा, उन्हें एक दूसरे पर पलटना चाहिए। मुझे अपनी भविष्य की योजना बनानी थी। अगले 3 हफ्ते ठंडी जंग के माहौल में गुजरे। लियान और अवनी घर में भूतों की तरह घूमते रहे, मुझसे तभी बात करते जब बिल्कुल जरूरी हो, और अपनी घबराई हुई फोन कॉल्स बंद दरवाजों के पीछे करते रहे।
मैं उनकी बातचीत के टुकड़े सुन सकता था, बैंकों को की गई निराशाजनक कॉल्स, क्रेडिट स्कोर और ऋण आवेदन के बारे में गर्मागर्म बहस। इस पूरे गड़बड़ के लिए किसका दोष था, इस पर तीखी लड़ाइयां। इस बीच मैंने कभी भी इतना उत्पादक महसूस नहीं किया। मैंने अपने जीवन को पुनर्गठित करने में अपने दिन बिताए, उसी विधिपूर्वक सटीकता के साथ जिसका मैंने पहले मिल संचालन प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने एक नए बैंक खाते खोले और अपनी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा को वहां सीधे जमा कराया। मैंने माया की चीजों को पैक करने और स्टोर करने के लिए एक मूविंग कंपनी को नियुक्त किया, जिन्हें पहले मैं भावुकता के कारण संभाल नहीं पाया था। मैंने खुद के लिए एक नई कार भी खरीदी, एक विश्वसनीय होंडा जो मुझे अगले दौर में अच्छी सेवा देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपने पुराने दोस्त फ्रैंक से संपर्क किया, जो मील से 3 साल पहले रिटायर हुए थे। उनकी पत्नी 6 महीने पहले गुजर गई थी और वह उस बड़े घर में अकेलेपन से जूझ रहे थे जिसे उन्होंने 42 साल तक साझा किया था। एडी, उन्होंने कहा जब मैंने कॉल किया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। बच्चों के साथ जिंदगी कैसी चल रही है? जटिल, मैंने कहा। वास्तव में इसी कारण मैं कॉल कर रहा हूं। तुम्हें रूममेट के बारे में क्या लगता है? उस बातचीत के अंत तक फ्रैंक और मैंने एक ऐसा समझौता तैयार किया जो हम दोनों के लिए फायदेमंद था। उनके पास 4 बेडरूम का घर था जिसमें कोई बंधक नहीं था और एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक जगह थी। मेरे पास एक ऐसा आउट आने वाला था जो मुझे उपयोगिताओं और किराने का उचित हिस्सा चुकाने की अनुमति देगा, जबकि मैं अपनी स्वतंत्रता बनाए रखूंगा। हम एक दूसरे को 30 साल से जानते थे। यूनियन वार्ताओं और संयंत्र के बंद होने के दौरान एक साथ लड़े थे। हम एक दूसरे को ऐसे समझते थे जो स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। इस बीच लियान और अवनी यह समझ रहे थे कि उनकी वित्तीय स्थिति कितनी नाजुक थी। बिना मेरी पेंशन के मदद करने के लिए वे पतले पड़ गए थे। लियान का वेतन एक मध्य स्तरीय प्रबंधक के रूप में उनके बुनियादी खर्चों को भी कवर नहीं कर पा रहा था और अवनी ने 3 साल में कभी स्थायी नौकरी नहीं रखी थी। उनके द्वारा मेरे पैसे पर बनाए गए शानदार जीवन शैली तेजी से टूट रही थी। एक ग्रे दिसंबर की सुबह, ठीक 26 दिन बाद धन्यवाद के, लियान ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। पापा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने दरवाजा खोला और उसे थका हुआ और हार गया पाया। उसके कपड़े मुड़े हुए थे, उसका बाल गंदा था और उसकी आंखों में वह खोखली सी दिख रही थी, जैसे वह अच्छी नींद नहीं ले पाया हो। क्या बात है? मैंने पूछा, हालांकि मुझे इसका अंदाजा था। हम नहीं कर सकते, एडवर्ड ने सरलता से कहा। हर बैंक ने हमें नकार दिया। हमारी आय की तुलना में कर्ज बहुत ज्यादा है और अवनी भी काम नहीं कर रही। उसने फर्श की ओर देखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने इंतजार किया, चुप्पी को फैलने दिया। असल में, उसने आखिरकार कहा, हमने कुछ रियल एस्टेट एजेंटों से बात की। अगर हम घर बेचते भी हैं, मौजूदा बंधक और रियल एस्टेट शुल्क चुकाने के बाद, तो आपके हिस्से के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गया, मैंने शांति से कहा। और अवनी इस स्थिति के बारे में क्या सोचती है? लियान का चेहरा दर्द और शर्म के बीच एक विकृति के साथ मुड़ गया। अवनी सोचती है कि हमें कोर्ट में आपके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, यह साबित करने की कोशिश करनी चाहिए कि स्वामित्व दस्तावेज दबाव में हस्ताक्षर किए गए थे या कुछ और आप क्या सोचते हैं? उसने मुझसे पूछा। उसकी आंखों में उस 16 वर्षीय लड़के की छवि थी जिसने कई साल पहले अपनी मां को खो दिया था। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही अपने पिता को खो दिया है और आपके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई करने से वह वापस नहीं आएगा। थैंक्सगिविंग के बाद पहली बार मैंने अपने बेटे के प्रति पुरानी स्नेह की एक झलक महसूस की, लेकिन यह तुरंत उस रिकॉर्डिंग की याद से फीकी पड़ गई जिसमें वह मेरे साथ समर्पण के लिए ड्रग्स देने की योजना बना रहा था। आप क्या प्रस्तावित कर रहे हैं, लियान? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आपके पास कुछ विचार हों। मैंने उसके चेहरे का गहराई से अध्ययन किया। वहां वास्तविक पछतावा था, लेकिन साथ ही डेस्परेशन भी। लियान हमेशा कमजोर रहा है,
मजबूत व्यक्तित्वों के प्रभाव में जल्दी आ जाता है। पहले अपनी मां की मौत का दुख, फिर अवनी को संतुष्ट करने की इच्छा, और अब सब कुछ खोने का डर। मेरे पास एक समाधान हो सकता है, मैंने आखिरकार कहा, लेकिन आपको यह पसंद नहीं आएगा। उसकी आंखों में उम्मीद जगी। क्या है? अवनी को जाना होगा। उम्मीद तुरंत मर गई। पिता, मैं बस, वह समस्या है लियान, वह हमेशा से समस्या रही है। आप उससे पहले एक अच्छे इंसान थे और आप फिर से अच्छे बन सकते हैं, लेकिन वह मेरी पत्नी है। वह एक ऐसी महिला है जिसने आपको अपने पिता के खिलाफ पैसे के लिए भड़काया, मैंने स्पष्टता से कहा। वह एक ऐसी औरत है जो आपके साथ धोखा कर रही है और मेरे पेंशन का इस्तेमाल अपने अफेयर के लिए कर रही है। लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे उसके टेक्स्ट संदेश याद हैं। वह इस रिकी नाम के व्यक्ति के साथ महीनों से मिल रही है। क्या आपको सच में लगता है कि वह वित्तीय दबाव बढ़ने पर आपके पास रहेगी? मैंने अपना फोन निकाला और उसे वो स्क्रीनशॉट दिखाए जो मैंने सेव किए थे। लियान ने चुपचाप पढ़ा, उसके चेहरे पर शौक, दर्द और अंततः एक ठंडी नाराजगी का चक्र चलते हुए। वह मुझे छोड़ने की योजना बना रही थी। उसने धीरे से कहा, जब उसे जो चाहिए था तब मैं सिर्फ एक साधन था। मैंने पुष्टि की, आप इस घर में मेरे पैसे तक पहुंचने का एक तरीका थे। लियान मेरी खिड़की के पास की कुर्सी पर बैठ गया, अपने सिर को अपने हाथों में पकड़े हुए। मैं कितना बेवकूफ हूं। आप एक ऐसे आदमी हैं जो गलत औरत से प्यार कर बैठा, मैंने उससे पहले की तुलना में अधिक कोमलता से कहा। यह सबसे अच्छे लोगों के साथ होता है। अब मुझे क्या करना चाहिए? आप उसे तलाक दें, मैंने सरलता से कहा। आप विवाहेतर संबंध के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दें और उन टेक्स्ट संदेशों का सबूत के रूप में उपयोग करें। फिर आप और मैं एक नई व्यवस्था पर काम करेंगे। लियान ने मुझसे संदेह से देखा। किस तरह की व्यवस्था? मैं कर्ज माफ कर दूंगा, बदले में घर की पूरी स्वामित्व। आप यहां रह सकते हैं जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, लेकिन घर मेरा होगा, अब और नहीं, जब मैं ही बिल चुका रहा हूं। और फिर क्या? फिर आप तय करें कि आप किस तरह का आदमी बनना चाहते हैं। वह जो अपने वादों का सम्मान करता है और अपने परिवार के प्रति इज्जत रखता है, या वह जो योजनाएं बनाता है और झूठ बोलता है ताकि उसे जो चाहिए मिल सके। लियान चुप रहा, खिड़की से बाहर उस बगीचे को देखते हुए जिसे वह मेरी वृद्धाश्रम में रहने के दौरान आनंद लेने की योजना बना रहा था। वह तलाक का विरोध करेगी, उसने आखिरकार कहा। उसे कोशिश करने दो। मेरे पास उसके विवाहेतर संबंध और वित्तीय दुर्व्यवहार के पर्याप्त सबूत हैं कि मैं उसे कोर्ट में पकड़ सकता हूं। फिर रिकी का क्या? उसका क्या? वह एक विवाहित महिला के साथ अफेयर कर रहा है जो अपने वृद्ध ससुर से चोरी करने की योजना बना रही है। आपको क्या लगता है कि वह तब तक रहेगा जब यह मामला उलझता है? लियान ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसके चेहरे पर समझ की रोशनी। क्या आपको सच में लगता है कि वह सिर्फ छोड़ देगी? मुझे लगता है कि अवनी एक शिकारी है जो तब आगे बढ़ती है जब उसका वर्तमान शिकार लाभदायक नहीं रहता, मैंने कहा। उसे 2 हफ्ते के कानूनी बिलों और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ेगा और वह चली जाएगी। बातचीत के बीच में दरवाजे की आवाज आई। अवनी घर आई थी, जो भी खरीदारी के अभियान पर गई थी। शायद उन क्रेडिट कार्डों पर और कर्ज चढ़ा रही थी जिन्हें चुकाने की उनकी क्षमता नहीं थी। लियान, उसने नीचे से आवाज दी, आप कहां हैं? हमें बात करनी है। लियान और मैंने एक दूसरे को देखा। अब या कभी नहीं, मैंने धीरे से कहा। उसने गहरी सांस ली और खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि अब पता चलेगा कि कौन। मैं सच में ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। जब हम एक साथ सीढ़ियों से नीचे आए, मैंने ऐसा कुछ महसूस किया जो मैंने महीनों से नहीं अनुभव किया था। अपने बेटे के प्रति सम्मान। प्यार नहीं, अभी नहीं। यह फिर से बनाने में समय लगेगा, अगर कभी बना भी, लेकिन एक आदमी के लिए सम्मान जो अंततः अपने फैसलों के परिणामों का सामना करने के लिए तैयार है। अवनी रसोई में महंगे सामान की खरीदारी से भरे बागों के बीच खड़ी थी। जैसे ही हम भीतर गए, उसने हमारी एकजुटता को देखकर अपनी आंखें संकुचित कीं। क्या हो रहा है? उसने पूछा,
लेकिन उसकी आवाज पहले से ही संदेह से भरी हुई थी। लियान रसोई की मेज पर गया और अपना लैपटॉप उठाया। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है अवनी। लियान, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन वह पहले से ही दरवाजे की ओर पीछे हट रही थी। उसके शिकारी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रहे थे कि खेल बदल गया है। मैं तुम्हें कुछ टेक्स्ट संदेश दिखा रहा हूं, लियान ने कहा, लैपटॉप खोलते हुए और उसे उसकी ओर मोड़ते हुए। तुम्हारे और राकेश के बीच के संदेश, जब तुमने सोचा था कि हम पिताजी के पैसे पर नियंत्रण पालेंगे। अवनी का चेहरा वही रंग बदलने लगा जो मैंने लियान को ऊपर देखा था। झटका, इनकार, डर और अंत में ठंडी गणना। ये फर्जी है, उसने जल्दी से कहा। वह तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है लियान। क्या तुम देख नहीं रहे हो कि वह क्या कर रहा है? क्या ये फर्जी हैं? लियान ने धीरे से पूछा। क्या वो संदेश फर्जी हैं जो तुम्हारे राकेश के साथ भागने के बारे में हैं, जब तुमने वो हासिल किया जो तुम चाहती थीं? क्या राकेश के साथ यात्रा करने की योजनाएं फर्जी हैं? अवनी ने हमारे बीच देखा, समझते हुए कि उसके सामान्य तरीके इस बार काम नहीं करेंगे। जब उसने फिर से बोला, उसकी आवाज अलग, कठिन और ईमानदार थी। ठीक है, उसने कहा। हां, मैं जाने की योजना बना रही थी, लेकिन क्या तुम मुझे दोष दे सकते हो? इस जीवन को देखो लियान, देखो हम क्या बन गए हैं। बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना, तुम्हारे बूढ़े पिता की देखभाल करना, इस बोरिंग उपनगर की बुराई में फंसे रहना। तो तुमने उससे चोरी करने और मुझे छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने तय किया कि हम जो हकदार थे उसे लेकर कहीं और बेहतर शुरुआत करेंगी, किसी ऐसे के साथ जो वास्तव में महत्वाकांक्षी है। लियान धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे उसके शब्द कुछ ऐसा पुष्टि कर रहे थे जो उसने पहले से ही जाना था, लेकिन स्वीकार करने से डरता था। मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूं, उसने सरलता से कहा। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन ज्यादा समय नहीं। लियान की आवाज अब स्थिर और दृढ़ थी। मैं कल तलाक के लिए आवेदन कर रहा हूं। व्यभिचार और वित्तीय दुर्व्यवहार, पिताजी के पास सबूत हैं। पहली बार जब मैंने उसे देखा, अवनी सच में डरी हुई दिखाई दी। लियान, कृपया, हम इसे सुलझा सकते हैं। मैं राकेश के साथ तोड़ दूंगी, हम काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे बिना तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, उसने निराशा में कहा। तुम घर खो दोगे, तुम्हारा क्रेडिट बर्बाद हो जाएगा, तुम अपने पिता की देखभाल करते रहोगे जब तक कि वह मर नहीं जाते। लियान ने उसे एक लंबे क्षण तक देखा, फिर मेरी ओर ग्लांस्ड किया। शायद, उसने कहा, लेकिन कम से कम मैं अपने आप को आईने में देख सकूंगा। अवनी की निराशा एक पल में क्रोध में बदल गई। तुम दोनों पथेटिक हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। एक कमजोर कायर आदमी और एक मैनिपुलेटिव बूढ़ा मूर्ख। तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो। वह रसोई से बाहर निकल गई और हमने सुना कि वह ऊपर पर थाप मार रही थी, शायद सामान पैक कर रही थी। लियान और मैं वहां चुपचाप खड़े रहे, दराजों के बंद होने और अलमारियों के दरवाजों के धमाकों को सुनते हुए। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने उससे पूछा। डरावना, उसने स्वीकार किया, लेकिन साथ ही राहत भी, जैसे मैं अंततः फिर से सांस ले सकता हूं। 2 घंटे के भीतर अवनी चली गई। वह 3 सूटकेस के साथ गई और हमारे बारे में क्या करेगी इस बारे में धमकियां छोड़ गई। उसने लगभग $15,000 का क्रेडिट कार्ड का कर्ज और एक कार लीज छोड़ी, जिसे वह वहन नहीं कर सकती थी, लेकिन वह जा चुकी थी। उस शाम लियान और मैं बैठक में बैठे थे, जहां यह सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था। वातावरण अब पूरी तरह से अलग था, बिल्कुल गर्म नहीं, लेकिन एक तरह से ईमानदार, जो पहले कभी नहीं था। मुझे खेद है पिताजी, लियान ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं, मैं कहता रहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं इसे सच में मानता हूं। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। सवाल यह है कि तुम इसके बारे में क्या करने जा रहे हो? जो कुछ भी करना होगा, उसने कहा, जितना भी समय लगे। मैंने सिर हिलाया। देखते हैं। यह क्षमा नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन यह एक शुरुआत थी। 6 महीने बाद मैं फ्रैंक के पिछवाड़े में बैठा था, सूर्यास्त को देख रहा था, जो आकाश को नारंगी और गुलाबी रंग में रंग रहा था, जो मुझे उन सूर्यास्तों की याद दिला रहा था
जो माया और मैंने अपने पुराने अपार्टमेंट की बालकनी से देखे थे। जो शांति मैंने महसूस की वह वर्षों में अनुभव नहीं की थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की थकी हुई खामोशी नहीं थी जिसने लड़ाई छोड़ दी हो, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की गहरी संतोष था जिसने लड़ाई लड़ी और जीती। फ्रैंक रसोई से 2 बियर और उसके प्रसिद्ध ग्रिल्ड चीज सैंडविच लेकर बाहर आए। 71 वर्ष की उम्र में वह पहले से थोड़ा धीमा चल रहे थे, लेकिन सेवानिवृत्ति ने उनके लिए अच्छा किया था। पिछले महीनों में हम एक आसान दिनचर्या में ढल गए थे, दो पुराने दोस्त जो बिना लगातार बातचीत के साथ साथ रहने के मूल्य को समझते थे। आज लियान से कोई खबर? फ्रैंक ने पूछा, अपने कुर्सी में एक धक्का देते हुए। उसने सुबह फोन किया, मैंने कहा, बियर को धन्यवाद देते हुए। तलाक कल से अंतिम है। वह कैसे है? उम्मीद से बेहतर। अवनी ने आधे घर के लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसके वकील ने व्यभिचार और वित्तीय दुर्व्यवहार के सबूत देखे तो उन्होंने जल्दी निपटारा कर लिया। उसे केवल उसकी व्यक्तिगत वस्तुएं और उसका कर्ज मिला। फ्रैंक ने हंसते हुए कहा, कर्म मजेदार होता है। क्या तुमने सुना? एडवर्ड ने कहा, चाय का घूंट लेते हुए। लियान 2 नौकरी कर रहा है ताकि अवनी द्वारा छोड़ी गई क्रेडिट कार्ड की देनदारियों को चुका सके, लेकिन वह कहता है कि ईमानदारी से कमाना अच्छा लगता है। सच यह था कि लियान ने पिछले महीनों में मुझे आश्चर्यचकित किया था। अवनी के प्रभाव के बिना वह उस व्यक्ति के करीब वापस लौट आया था जिसे मैंने पाला था। वह दिन में एक स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था और शाम को फ्रीलांस बुककीपिंग कर रहा था। यह कोई ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन यह ईमानदार था और वह इसमें गर्व महसूस करता था। उसने धीरे धीरे मुझे उनके द्वारा चुराए गए पैसे की वापसी भी करनी शुरू कर दी थी। हर बार $500। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मेरी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा मेरी साधारण जरूरतों के लिए काफी थी, लेकिन मैं समझता था कि उसे इसे करना जरूरी था। कुछ कर्ज वास्तव में पैसे के बारे में नहीं होते। तुम जानते हो मैंने आज क्या सुना? फ्रैंक ने कहा। पैटरसन आंटी ने बताया कि अवनी मोहल्ले में लोगों को फोन कर रही है, ये कहते हुए कि तुम और लियान उसके खिलाफ साजिश कर रहे हो। पैटरसन आंटी ने उससे क्या बताया कि जो कोई भी अच्छे आदमी को उसकी इच्छा के खिलाफ वृद्धाश्रम में डालने की कोशिश करेगा, उसे जो मिले वो उसका हक है। फ्रैंक मुस्कुराया। जाहिर है अवनी को यह जवाब पसंद नहीं आया। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि अवनी अब भी खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही थी। लियान के अनुसार वह अस्थायी रूप से रिक के साथ रहने चली गई थी, लेकिन उस रिश्ते में जल्दी ही खटास आ गई जब रिक ने समझा कि वह अपने साथ बहुत सारा बोझ और बिना पैसे लाई है। जब उसने सुना था वह अपनी बहन के पास एक दूसरे राज्य में रह रही थी, यह अभी भी दावा करते हुए कि सभी ने उसके साथ अन्याय किया। कुछ लोग कभी अपनी पसंदों की जिम्मेदारी लेना नहीं सीखते। मेरे फोन पर एक संदेश आया और मैंने मुस्कुराते हुए देखा कि वह लियान से था। कल रात सारा के साथ डिनर है, सोचा तुम्हें बताना चाहिए। सारा उस क्लिनिक में नर्स थी जहां लियान काउंसलिंग ले रहा था। वह 2 किशोर बच्चों की विधवा थी और लियान ने मुझे बताया था कि वह अवनी से बिल्कुल अलग थी। दयालु, मेहनती और भौतिक संपत्तियों से पूरी तरह अप्रभावित। उन्होंने धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाया, जो लियान में एक परिपक्वता दिखाता था जिसे मैंने वर्षों से नहीं देखा था। अच्छी खबर? फ्रैंक ने पूछा मेरी मुस्कान को देखकर। लियान की कल रात एक डेट है। वही नर्स। मैंने फ्रैंक को सारा के बारे में बताया था, निश्चित रूप से। एक साथ 6 महीने बिताने के बाद हमने अपनी ज्यादातर महत्वपूर्ण कहानियां साझा की थीं। मुझे लगता है कि यह कहानी अलग हो सकती है। तुम आशावादी लग रहे हो? हां, मैं हूं, मैंने कहा। पहली बार वर्षों में मुझे लगता है कि लियान वास्तव में खुश हो सकता है। सचमुच खुश, केवल किसी और को खुश करने की कोशिश नहीं। फ्रैंक ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। तुम्हारा क्या? तुम खुश हो? यह एक अच्छा सवाल था। क्या मैं खुश था? मैंने पिछले वर्ष के बारे में सोचा। धोखा, टकराव, पुनर्निर्माण के महीनों। यह दर्दनाक था, लेकिन यह आवश्यक भी था। हां, मैंने अंततः कहा, मुझे लगता है कि मैं हूं,
और मैं सच में था। फ्रैंक के साथ रहना मुझे कुछ ऐसा दिया था जो मैंने बिना रियलाइजिंग खो दिया था। स्वतंत्रता। हम खर्चों और साथीपन को साझा करते थे, लेकिन मैं किसी का बोझ या जिम्मेदारी नहीं था। जब मुझे खाना बनाने का मन होता मैं बनाता, जब थक जाता सो जाता, और अपनी खुशी के लिए पैसे खर्च करता, न कि किसी और के जीवन शैली को फंड करने में। मैंने पुराने दोस्तों से फिर से संपर्क किया, उन पुरुषों से जिनसे मैं वर्षों से संपर्क खो चुका था। हम हर हफ्ते 2 बार कॉफी के लिए मिलते थे और हर शुक्रवार रात पोकर खेलते थे। मार्था के गुजरने के बाद मुझे पहली बार ऐसा सामाजिक जीवन मिला जो मेरा था। तुम जानते हो, मजेदार बात यह है, मैंने फ्रैंक से कहा, मैं वास्तव में उनके योजना के साथ जाना चाहता था। अगर उन्होंने मुझसे ईमानदारी से देखभाल केंद्र में जाने के बारे में पूछा होता, अगर उन्होंने मुझे सम्मान दिया होता और निर्णय में शामिल किया होता, तो मैं शायद सहमत हो जाता। सच में, यह घर मेरे लिए मार्था के गुजरने के बाद बहुत बड़ा हो रहा था। मैं अकेला था, बुनियादी रखरखाव में संघर्ष कर रहा था, चिंतित था कि अगर मैं गिर गया या बीमार हुआ तो क्या होगा। मेरे अंदर का एक भाग सोचता था कि शायद वे सही हैं, कि मुझे मदद की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं। नहीं, उन्होंने मेरे लिए निर्णय लिया। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझसे चोरी की, और मुझे सहमति देने के लिए दवा देने की योजना बनाई। और दूसरे, उन्होंने मुझे हल करने वाली समस्या के रूप में देखा, न कि एक व्यक्ति के रूप में जिसके अधिकार और भावनाएं हैं। फ्रैंक एक पल के लिए चुप रहा, पुराने ओक के पेड़ से लटके पक्षियों के फीडर पर एक कार्डिनल को उतरते हुए देखता रहा। मेरी बेटी चाहती थी कि मैं एक जगह जाऊं जब हेलन की मृत्यु हुई, उसने आखिरकार कहा। उसने कहा कि वह इस बड़े घर में अकेले रहने के बारे में चिंतित है। तुमने उसे क्या कहा? मैंने कहा कि जब मैं तैयार होऊंगा तब विचार करूंगा, लेकिन अभी मैं तैयार नहीं हूं। उसने इसे सम्मान दिया। वह मुस्कुराया। तुम्हारे यहां रहने से उसे यह दिखाया है कि उम्र बढ़ने का और भी तरीका है। उसने वृद्धाश्रम के विचार को लाना बंद कर दिया। अच्छा, मैंने कहा, हर किसी को अपने जीवन जीने के तरीके के बारे में अपने चुनाव करने का हक है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैं मार्था के बारे में सोचने लगा। वह जो कुछ लियान और अवनी ने योजना बनाई थी, उसे देखकर वह भयभीत होती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस बात पर गर्व था कि मैंने इसे कैसे संभाला। माया हमेशा हमारे रिश्ते में मजबूत रही हैं, वही जो दुश्मनों का सामना करती थीं और अपने प्रियजनों की रक्षा करती थीं। अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए मैंने आखिरकार उनकी ताकत को अपने अंदर समाहित करना सीख लिया था। एडवर्ड! लियान की आवाज ने मेरी सोच को तोड़ा। हाँ, मुझे खुशी है कि तुम यहां हो। इस पुराने घर में हेलन के बिना बहुत शांति हो गई थी। मैं भी यहां होने के लिए खुश हूं, मैंने कहा, और सच में ऐसा ही महसूस किया। तभी मेरे फोन की रिंग बजी और मुझे लियान का नंबर देखकर आश्चर्य हुआ। वह आमतौर पर संदेश भेजते थे जब कुछ गलत होता था। पापा! उनकी आवाज अजीब थी, उत्साहित लेकिन नर्वस। क्या हो रहा है बेटे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यह सारा के बारे में है। मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। जाओ, पूछो। मैं उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूं। मुझे पता है कि तलाक को 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन हम इस बारे में बात कर रहे हैं और हम दोनों तैयार महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले तुम्हारा आशीर्वाद लेना चाहता था। यह अनुरोध मुझे आश्चर्यचकित कर गया। पुराना लियान बस अपनी घोषणा करता, शायद अवनी ने पहले से ही शादी की सारी योजना बना ली होती। इसने एक विचारशीलता और सम्मान को दर्शाया जो सालों से गायब था। उसके बारे में बताओ, मैंने पूछा। वह अवनी जैसी नहीं है, लियान ने तुरंत कहा। वह मेहनती है, वह स्वतंत्र है, अपने बिल खुद चुकाती है। उसने अपने पति की मौत के बाद अकेले ही 2 बच्चों को पाला है और उसने अद्भुत काम किया है। वे अच्छे बच्चे हैं, सम्मानित और जिम्मेदार। वह तुम्हारी स्थिति के बारे में क्या सोचती है? कर्ज, पुनर्निर्माण की चुनौती। वह इसका सम्मान करती है, लियान ने कहा। वह कहती है कि वह उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है जो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, बजाय उस व्यक्ति के जो कभी कोई गलती नहीं करता।
वह किसी का आर्थिक सहारा नहीं चाहती, वह एक साथी चाहती है। मैंने इस पर विचार किया। एक साथी? यह एक अलग विचार था, लियान और अवनी के रिश्ते के विपरीत, जहां उसे प्रदान करने की अपेक्षा की जाती थी जबकि वह सब कुछ लेती थी। उसके बच्चों के बारे में? वे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? वे सतर्क हैं, जो मुझे लगता है कि समझदारी है। उनकी मां 4 साल से अकेली हैं और वे उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन वे सम्मान दिखा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे विश्वास बना रहे हैं। और तुम सौतेले पिता बनने के बारे में क्या सोचते हो? लियान एक पल के लिए चुप रहा, डरते हुए। उसने स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उत्साहित भी था। ये बच्चे बहुत कुछ झेल चुके हैं, अपने पिता को खोना और अपनी मां को संघर्ष करते देखना। मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिस पर वे भरोसा कर सकें, जो उनके जीवन में स्थिरता लाए, न कि अराजकता। उसकी आवाज में परिपक्वता अद्भुत थी। यह वही आदमी नहीं था जो अपने पिता को असुविधा से बचाने के लिए दवा देने को तैयार था। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, मैंने अंत में कहा, लेकिन उससे भी अधिक तुम्हें मेरा सम्मान मिला है। तुम वो आदमी बन गए हो जिसकी मैंने हमेशा कामना की थी। मैंने फोन पर लियान की सांस खींचने की आवाज सुनी। धन्यवाद पापा, ये मेरे लिए सब कुछ है। तुम उसे कब पूछोगे? कल रात। मैंने एक अंगूठी के लिए बचत की है। कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ अर्थपूर्ण। मैं इसे सही तरीके से करना चाहता हूं। हमारी बातचीत खत्म होने पर माया ने मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। अच्छी खबर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि मेरा बेटा आखिरकार बड़ा हो रहा है। जब आखिरी रोशनी आसमान से गायब हो गई और पहले तारे प्रकट हुए, मैंने एक संतोष का अनुभव किया जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि संभव है। मेरा परिवार टूट चुका था और एक नए, ईमानदार रूप में फिर से बना था। लियान एक ऐसा आदमी बन रहा था जिस पर मुझे गर्व हो, और मैं एक ऐसे जीवन को जी रहा था जो पूरी तरह से मेरा था। यह खत्म होने वाला क्षण नहीं था जैसा मैंने थैंक्स गिविंग रात को सुना था। यह बेहतर था, क्योंकि कभी कभी जब आप आखिरकार यह कोशिश करना बंद कर देते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे देखना चाहते हैं, तो आप खुद को खोज लेते हैं। और कभी कभी यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं, तो जो लोग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वे भी इसे समझते हैं। पुराना एडवर्ड, जो परिवार की सामंजस्य के भ्रम के लिए अपनी गरिमा का बलिदान देने को तैयार था, चला गया था। उसकी जगह एक ऐसा आदमी था जो अपनी कीमत जानता था और जो खुद को कम पर संतोष नहीं करेगा। और वह आदमी आखिरकार सच में स्वतंत्र था।